हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी हिंदी मैदान में, जो उसे हम लोग कर देंगे। जो सेकेंड क्लास है उसमें हम लोग जो ये संपूर्ण क्रांति है, इस संपूर्ण क्रांति चैप्टर को, मूल चैप्टर को आज हम लोग पढ़ते हैं। साथ में हम लोग क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव भी और एमसीक्यूज भी, सभी क्वेश्चंस को हल करेंगे। उम्मीद करता हूं कि कल हम लोगों ने जो पढ़ा, जीवन परिचय एवं साहित्यक उपलब्धियां, एमसीक्यूज जहां से क्वेश्चंस आते हैं, और साथ में ये जिस चैप्टर का सारांश जो हम लोगों ने पढ़ा, कोई डाउट नहीं होगा किसी को किसी प्रकार से। यदि कोई डाउट है तो आप लोगों के पास ये डाउट बॉक्स है, आप लोग इसे फिल कर दीजिएगा। जो भी डाउट है उस डाउट का समाधान हम लोग कर देंगे। ठीक है बेटा अक्षराज। आज का जो ये जो सेशन है उसमें हम लोग इस जो मूल चैप्टर है, जो मूल पार्ट है, आज उसे हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से, और उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हमारे पास है वो हम लोग करेंगे, साथ में एमसीक्यूज भी हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो। अब ये संपूर्ण क्रांति चैप्टर है, मुख्य रूप से युवा वर्ग को प्रेरित करता है। किसको करता है? युवा वर्ग को। ध्यान रखना, कब लिखा गया था ये भाषण कब दिया गया था? 5 जून 1974 को दिया गया था। कहाँ दिया गया था? पटना में। पटना में कहाँ? गांधी मैदान में। गांधी मैदान। और ये एक स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हुआ जिसका नाम था जनमुक्ति। ये भी ध्यान रखना है। और इसी नाम से नारा भी है जेपीजी का, जयप्रकाश नारायण जी का, याद रखना। आ जाइए, पाठ की शुरुआत करते हैं, पाठ का आरंभ करते हैं। कैसे इन्होंने भाषण दिया, जैसे एक स्पीच देता है ना इंसान, ऐसे ही उन्होंने दिया था। उसमें काफी बड़ी भीड़ काफी हुई थी, और उसके बाद आज तक इतनी बड़ी भीड़ कभी इकट्ठी भी नहीं हुई। देखिए, बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति, उस समय बीमार थे लेकिन फिर भी इन्होंने अपना विशिष्ट अतिथि का सम्मान का पद संभाला अच्छे से। छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों, अभी अभी रेणु जी यानी कि फणीश्वरनाथ रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव में उनका था। अभी फणीश्वर रेणु ने नहीं है, वो देख लेना एक बार, अभी देखेंगे आगे। सुनाना तो वह चाहते थे, मुझसे पूछा गया, अरे रेणु जी का नाम भाई, मुझसे पूछा गया कि वह कविता सुना दे या नहीं। मैंने स्वीकार किया, लेकिन उसने बहुत सारी स्मृतियां और अभी हाल की बहुत दुखद स्मृति को जागृत कर दिया है। यानी कि कविता तो सुनाई, लेकिन एक दुखद जो यादी स्मृति थी उसको थोड़ा जागृत कर दिया है, वो थोड़ा उठ गई। अब दिल में कुछ दर्द हो रहा है, इससे दिल भर उठा, हृदय भर उठा है, बहुत ज्यादा दुखी हो रहा है। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि जब मैं वेल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था, अस्पताल जाने के लिए रवाना हुआ, तो जाते समय मद्रास में 2 दिन अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के साथ रुका। यानी 2 दिन मद्रास में, वेल्लोर जाते मद्रास में 2 दिन रुका, अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के पास में रुका, के साथ में रुका। वहां दिनकर जी मिले, रामधारी सिंह दिनकर, और गंगा बाबू भी मिलने आए, गंगा बाबू जी मिलने आए थे। बल्कि गंगा बाबू तो साथ ही रहते थे, और दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिखे मुझसे मिलकर के। उन्होंने हबी आल की अपनी कुछ कविताएं सुनाई और मुझसे कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी थी, उन सब की पूर्ति आपके इस आंदोलन में, इस नए आवाहन यानी आवाहन पुकार में देश के तरुणों ने, युवाओं का आपने जो किया, मैं देखता हूं। तालियां हरगिज न बजाइए, मेरी बात चुपचाप सुनिए। आपने सही कहा, युवाओं, ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, आपको सिर्फ मेरी बात सुननी है और उन पर अमल करना है। अब मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे, हुंकार बगावत जिसे कहते हैं, तेज आग जैसी आवाज जिसे कहते हैं, नहीं सुनेंगे। लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूंगा, वे विचार हुंकारों से भरे होंगे। मेरे विचार क्रांतिकारी वे विचार होंगे, क्रांतिकारी रूप से भरे हुए होंगे।
जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा, जिनको व्यवहार में उतारना एक आसान नहीं होगा। अमल करने के लिए बलिदान करना होगा, और अमल करने के लिए आपको बलिदान भी करना होगा और कष्ट भी सहन करना होगा। और क्या करना होगा? कष्ट भी सहन करना होगा। गोली और लाठियों का सामना करना होगा। यानी कि मेरे जो विचार हैं, भाई एक बार टॉप से दिखाना, टॉप करो। बच्चे नहीं आए आज। हाँ बेटा, जाते समय कुछ नहीं पढ़ाया। एक अभिनंदन है, यानी कि जितने इंपॉर्टेंट है बहुत सारे। ये क्या है आगे? ओके 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 सर, आज मेरा फर्स्ट क्लास है। ओके, आलोक कुमार यादव, स्वागत है आपका, हार्दिक अभिनंदन है। बेटा पढ़ो इसे। मैंने सोचा कि यार आप आए नहीं आज, आज मुझे कमेंट शो नहीं हो रहे तो क्या कारण है, इसलिए मैंने कमेंट ऑफ नहीं किया आज। चलो कोई बात नहीं, आप कर देता हूँ। कुछ नहीं पढ़ाया, केवल इतना पढ़ा है कि जैसे ही लोकनायक साहब जैसे भाषण देने आए तो उन्होंने कहा हेलो भाई और बहनों। मैंने अभी अभी एक रेणु जी कविता पढ़ी, उन्होंने कहा कि कुछ तुम सुना दो। कविता तो सुनी मैंने और सुनाई भी, लेकिन वो दुख पिछले दिनों में कुछ याद आ गई मुझे और मेरे दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है। फिर वो कह रहे हैं कि वेल्लोर जाते समय मैं मद्रास रुका 2 दिन, मेरे दोस्त के ईश्वर जी अय्यर के साथ में रुका। और वहाँ पर जैसे रुका तो दिनकर जी भी आ गए, गंगा बाबू जी भी आ गए, और दिनकर जी मुझसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश है। उन्होंने कहा कि जैसी मेरी आशा थी आपके लिए, उससे बहुत ज़्यादा इस भाषण ने आप दिया है, और ये तरुणों के लिए यानी युवाओं के लिए भरा हुआ था। और आपने कहा भी था कि तालियां बजाने से कुछ नहीं होगा, इस पर अमल करना होगा। अगर अमल करना होगा तो आप लोगों को कुछ लाठियां भी खानी होंगी, क्योंकि मेरे विचार हैं वो क्रांतिपूर्ण होंगे, क्रांतिकारी विचार होंगे। आपको लाठियां और गोलियां भी खानी होंगी। यहां तक ही हमने पढ़ा था, वो मैं समझा चुका हूं। जेलों को भरना होगा, जेल में भी जाना होगा। ये भी गए थे, 32 में गए, 33 में गए, 43 में गए, और आपातकाल के दौरान भी गए, आपको पता होगा, कल बताया था मैंने। जमीनों की कुर्कियां होंगी, नीलामी होंगी, यह सब होगा। यह क्रांति है मित्रों, और सब क्रांति, संपूर्ण क्रांति, यह क्रांति है मित्रों, दोस्तों यह क्रांति है, और यह संपूर्ण क्रांति है, संपूर्ण देश की क्रांति है। यह कोई विधानसभा के विघटन का ही आंदोलन नहीं है। यह कोई ऐसा नहीं कि किसी विधानसभा का विघटन हुआ है, विधानसभा का विघटन ऐसा नहीं है, पूरे देश की एक क्रांति है। वह तो एक मंजिल है जो रास्ते में है, दूर जाना है, दूर जाना है। ये एक हमारी एक मंजिल है जो हमें बहुत दूर जाना है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। जैसे JLN जी, जवाहरलाल नेहरू जी के जैसे शब्द थे, तो इसके इसके मतलब हमें बहुत दूर जाना है। अभी हमारे आज़ादी, स्वतंत्रता हमसे बहुत दूर है। उस स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियां दी, यानी कि आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बहुत सारे लोग शहीद हो गए हैं, लाखों जाने गई हैं। लेकिन जैसे ही जवाहरलाल नेहरू जी के शब्द उनको कुछ चुभे भी थे, लेकिन फिर भी सम्मान किया था इन्होंने। लेकिन कहा भी है स्टार्ट में कि मैं उनके शब्दों से मुझे कुछ निराशा हुई, लेकिन फिर भी मैं उनका सम्मान करता हूँ, क्योंकि स्वराज्य शब्द जिसे हमें प्राप्त करने के लिए, आज़ादी या स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बहुत सारे हजारों लाखों लोगों ने बलिदान दिया है। इसका मतलब है हमें तो अभी बहुत ज़्यादा क्रांति करनी है, लड़ाई करनी है, गोलियां खानी है, बहुत शहीदों को बलिदान करना है। इसका मतलब बहुत दूर हमें जाना है। इनके शब्दों में, जवाहरलाल नेहरू जी के शब्दों में, जिसके लिए सरदार भगत सिंह, उनके साथी, बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, देश भर के क्रांतिकारी सभी गोली का निशाना बने, या तो फांसी पर लटकाए गए। जिस स्वराज्य के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेलों को भरती रही, चाहे आप कोई सी भी षड्यंत्र केस में चले जाओ, चाहे कोई सी क्रांति के केस में चले जाओ, कहीं पे भी कुछ भी आंदोलन हुआ है तो हमारे ही देश के लोग, भारत देश के लोग ही क्रांतिकारी हुए हैं, और वही उन्होंने ही बलिदान दिया और वही जेल में गए हैं। लेकिन आज 27-28 वर्ष के बाद जो स्वराज्य है उसमें जनता कर रहा रही है, यानी 27-28 साल भी आप भी जनता तड़प रही है, कर रहा रही है उस गुलामी से। भूख है, महंगाई है, भूख भी है, महंगाई भी है, भ्रष्टाचार भी, कोई काम नहीं जनता का निकलता बगैर रिश्वत दिए। सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना, उसमें जहां भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं जनता का होता। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है, शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है, हजारों नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है, जीवन उनका नष्ट हो रहा है। शिक्षा दी जाती है, गुलामी की शिक्षा, शिक्षा पाकर दर दर ठोकरे खाना, नौकरी के लिए भटकना, नौकरियां मिलती ही नहीं है, दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जाती है, गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है, गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगते
लगते हैं, लेकिन गरीबी बढ़ी है पिछले वर्षों में। उन्होंने कहा है कि हर आदमी त्रस्त है, हर आदमी कर रहा, हर आदमी परेशान है, हर जगह भ्रष्टाचार है। यदि आप गरीब व्यक्ति का तो काम ही नहीं होता है बिना रिश्वत के। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाए, किसी भी सरकारी कार्यालय में आप चले जाए, या किसी कोई प्राइवेट संस्था है कहीं नौकरी के लिए या सरकार नौकरी के लिए, मतलब बिना रिश्वत के काम नहीं चलता है। धीरे धीरे अब ये बेरोजगारी घट नहीं रही है। गरीबी हटाओ के नारे जरूर हमने दिए हैं, लेकिन ये 27-28 साल से कुछ ज्यादा ही भ्रष्टाचार फैल गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है, गरीबी बढ़ गई है, लेकिन इसका सोल्यूशन, इस समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ है। इसलिए हमें अपने स्वराज्य को प्राप्त करने के, अपनी स्वतंत्रता आजादी को प्राप्त करने के लिए अभी हमें बहुत सारी गोलियां खानी है, लाठियां खानी है, जेलों को भरना है। इन तालियों से काम नहीं होगा, मेरे भाषण सुने तालियों से काम नहीं होगा, इसे अमल करना होगा। और अमल करने के लिए हमें बहुत सारी कुर्बानियां और देनी होंगी। कि जवाहरलाल नेहरू जी के शब्दों की हम लोग बात करें तो इसका मतलब है कि हमें अभी बहुत दूर तक जाना है, अभी बहुत दूर तक, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत हम लोग करनी है, बहुत सारी जेलों को हमें भरना है, बहुत सारी गोलियां हमें खानी है, बहुत सारी बलिदान हमें देना है उनके शब्दों में। और ये सब भाषण दिया उन्होंने संपूर्ण क्रांति के रूप में। ये केवल युवाओं को प्रेरित करने के लिए क्रांतिकारी विचार थे उनके। ऐसा नहीं कि उन्होंने क्रांति, ऐसा नहीं कि उनको केवल सुन लो, अमल नहीं करोगे तो फिर उसका कोई फायदा भी नहीं होगा, उन्होंने ऐसा ही कहा है। तो मित्रों, आज की स्थिति यह है। अब कहते हैं कि आज की स्थिति कैसी है, सुन लो। यही है स्थिति जो मैंने अभी बताई है। और इस स्थिति में वहां दिनकर जी ने कुछ हमें अपने शब्द सुनाए, और रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी कुछ शब्द हमें सुनाए। बड़े हृदय ग्राही थे, बड़े ही हृदय को दुखी करने वाले थे। और उसी रात जब विदा हुए, उसी रात को हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका इंडियन एक्सप्रेस के मालिक के घर पर वह मेहमान थे। और उसी रात को हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका भी, जो हमारे घर पर थे, वो भी उनके मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में उनका अस्पताल पहुंचाया। गोयनका जी ने 3 मिनट में, विलिंगडन नर्सिंग होम शायद उसे कहते हैं, सारा इंतजाम था वहां पर। पटना का अस्पताल तो पता नहीं 3 घंटे में भी तैयार न हो पाता। सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया था। वहां उनकी मृत्यु हो गई थी। रामधारी सिंह दिनकर, उसी रात उनका निधन हो गया। ऐसी चोट लगी उनकी यह कविता सुन के, उनका वह सुंदर सौम्य जोशीला चेहरा याद आ गया। आज लगता है हमारे 2 मित्रों की कितनी कमी है। आज भाई बेनुपुरी जी होते, उनकी लेखनी में जो ताकत थी, आज के जुलूस का, आज की इस सभा का जो वर्णन वह देते, एक एक शब्द में अंगार होता। दिनकर जी, बेनीपुरी जी, आज इन 2 दोस्तों की बहुत ज्यादा कमी है। यदि आज वे होते तो उनके एक एक शब्द में अंगार होता, और एक एक युवा प्रेरित होता और अपनी हुंकार से अंग्रेजों को भाग निकालता, यहां से भगा देता। तो मतलब सबका सम्मान किया है इस भाषण में उन्होंने। मतलब जो शब्द चुभे उनको, जो शब्द अच्छे लगे, उन सब के बारे में उन्होंने यहाँ पे कहा है। आज दिनकर जी तो जो कविता लिखते नए भारत के नव निर्माण के लिए, जो देश के युवकों और छात्रों और देश के साधारण व्यक्तियों, नर नारियों के द्वारा आज से हो रहा है, शुरू प्रारंभ हो गया है, वह कविता शायद इस नवीन क्रांति का एक अमर साहित्य बन जाती। लेकिन आज दोनों ही नहीं है, न दिनकर जी हैं और न बेनीपुरी जी हैं। दिनकर जी की आप कोई सी भी कविता पढ़ लो, XYZ, जोश वाली क्रांति, उत्साह का क्रांति, उत्साह का भाव भर जाता हमारे अंदर। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, आज जयप्रकाश नारायण जी को इन दोनों महान लेखकों की कमी खल रही है, जिनके प्रत्येक शब्द में एक चिंगारी भभकती थी या निकलती थी, एक हुंकार, एक क्रांतिकारी विचार जैसा शब्द उनकी कविताओं में हमें दिखाई देता था। आज वो दोनों ही नहीं है। तो मित्रों, ये स्मृतियां जगी हैं, आज ये यादें वापस से जगी है मेरे हृदय में। अब हमें उनका अमल अपने व्यवहार में अपनाना होगा, यदि हमें स्वतंत्रता, यदि इस गुलामी से छुटकारा पाना, इस बेरोजगारी गरीबी को दूर करना है। तो
और इनका भार हृदय पर है। और इनका जो भार है, दिनकर जी, बेनपुरी जी जैसे लेखकों का, इन्होंने जो कविताएं लिखी, इन्होंने जो क्रांतिकारी विचार लिखे हैं, इनका भार है हमारे ऊपर, अभी हमारे ऊपर इनका भार है, हमें इस भार को उतारना होगा। मैं तो थक गया हूं, मैं थक गया हूं, इस समय बीमार भी थे, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आई। 74 में लिखा गया, बोला गया, 79 में इनकी निधन हो गया था। और मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग करके नहीं लिया है। आज ये जिम्मेदारी जो मुझे दी गई है, मैंने मांगा नहीं है, ये मुझे दिया गया है, सौंपा दिया गया है। तो इसको, मैं बीमार हूं लेकिन फिर भी मैं अच्छे से निभाने की कोशिश करूंगा। तरुणों से, युवाओं से, छात्रों से बराबर कहता रहा हूं। जब पहला हमने आह्वान किया था, पुकार की थी, मैंने हुंकार लगाई थी यूथ फॉर डेमोक्रेसी का, यूथ फॉर डेमोक्रेसी की जो पुकार मैंने लगाई, लोकतंत्र में युवकों का क्या रोल है, इसे, हाँ, लोगों के शासन जो है सरकार चढ़ी, इसमें लोगों, इसमें युवाओं का क्या क्या रोल है, क्या भूमिका है उनकी, यह हमने जो बताया था उसमें लिखा था कि उसके बाद बराबर कहता रहा हूं, संचालन समिति में बहस करता रहा हूं, हम बूढ़े हो गए, हमारी सलाह ले लीजिए, हम दूसरी पीढ़ी के हो गए, आप नई पीढ़ी के लोग हैं, देश का भविष्य आपके हाथों में है, उत्साह है आपके अंदर, शक्ति है आपके अंदर, जवानी है आपके अंदर, आप नेता बनिए, मैं आपको सलाह दूंगा। तो छात्र ने कहा, जयप्रकाश जी, मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आपको नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। मैं टालता रहा, लेकिन अंत में वेलोर जाते समय मैंने उनके आग्रह को स्वीकार किया, और स्वीकार करते समय मैंने अनुभव किया अपनी अयोग्यता का, और नम्रतापूर्वक यह स्वीकार किया है। यानी कि जब मुझे यह भार सौंपा गया तो मैं मना करता रहा। जब युवा लोग आगे आगे, तो उन्होंने कहा कि स्वीकार करने से काम नहीं चलेगा, आपको नेतृत्व करना होगा। तो फिर मैंने यह भार संभाला है। अब मैं कहता हूं युवाओं से, तरुणों से, छात्रों से कहता हूं कि आपकी इस लोकतंत्र में क्या भूमिका है। आपको मेरे विचारों को, ये दिनकर जी, बेनपुरी जी के विचारों को अमल करना होगा। उन्होंने जो हमारे ऊपर भार छोड़ गए हैं, उनके भार को उतारना होगा। कहने का मतलब यही है कि आपको बस यह तय करना है कि सरकार में हो क्या रहा है, उसके ऊपर आपको आंदोलन उठाना है। बस शांतिपूर्वक करो, शांति नहीं तो कहते ना, क्या तो राजी राजी मान जाए, नहीं तो फिर गैर राजी उसको मनवाना ही पड़ेगा। ऐसे विचार थे हमारे, क्योंकि हमें इस स्थिति में, अरे भाई, हम आजाद हो गए थे, स्वतंत्र हो गए 47 में, आजाद हो गए 50 में, लेकिन 74 में लिखा गया, कहा कि 27-28 साल हो गए हमें, स्वतंत्र हुए 47 में, 74 में लिखा गया 27-28 साल हो गए, लेकिन बदला क्या? हम तो पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, पहले तो अंग्रेजों को भगाने के लिए हमने हमारे बहुत सारी बलिदानियां दी, हमने आजाद होने के लिए, लेकिन आज हम खुद के व्यक्तियों के गुलाम हो गए। सबसे बड़ी गुलामी की जड़ एक बेरोजगारी, गरीबी है, सबसे बड़ी ये जड़ यही है। आज नेताओं के गुलाम हम लोग हो गए हैं। पहले अंग्रेजों के तो अंग्रेजों के रूप में गुलाम नेता हो गए। हमें इसे जड़ से उखाड़ना, इस बेरोजगारी को दूर करना, इस भ्रष्टाचार को दूर करना है। किसी भी गरीब व्यक्ति का काम आसानी से हो सके तो हमें युवाओं को आगे आना होगा। लोकतंत्र में हमें हमारा जमावड़ा जिगाना, मतलब दिखाना होगा, हमें वहां पैर अपना जमाना होगा। मेरे इन विचारों का मतलब ये नहीं है कि तुम बस तालियां बजा करके इसको छोड़ दो, मुझे तालियां नहीं चाहिए, मेरी इस आवाज को, मेरे इस भाषण को ध्यान से सुनो और इसको अमल करो, अपने अंदर व्यवहार में अपनाओ। मैं जबरदस्ती यहां नहीं आया हूं, मुझे लाया गया है, मुझे कहा गया है कि नेतृत्व संभालो, इसलिए मैंने ये नेतृत्व संभालने की अब कोशिश कर रहा हूं। इसलिए मैं दिनकर जी और बेनीपुरी जी के विचारों को याद कर रहा हूं। यार, उस समय जब हम गुलाम थे, आज हम आजाद हैं, 27-28 साल हमें हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास क्या है? पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, आज नेताओं के गुलाम है। किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, किसी भी अच्छी से दफ्तर में चले जाओ, बिना भ्रष्टाचार कोई काम नहीं होता है। सच्ची बात है, रियलिटी बात है। स्कूलों की, मतलब बच्चों का भविष्य तो अंधकार में जा रहा है। स्कूलों की फीस देखो, सेकंड क्लास में बच्चा 3800 रुपए की किताब है उसकी। फर्स्ट क्लास का बच्चा 3000 की किताब है उसकी। 6000 महीने की फीस है। तुम्हें क्या पढ़ा दोगे उस फर्स्ट क्लास के बच्चे को 6000 रुपए में? आज भी यही स्थिति है।
मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों, आज भी यही स्थिति है। ये 74 की बात थी, आज मैं 2026 में ये बात कह रहा हूं, आज भी यही स्थिति है। अब एक गरीब व्यक्ति कोई भी सरकारी कार्य में, चलो मैं आधार कार्ड की बात कर लेता हूं, आपके आसपास कोई बच्चा हुआ है, उसका आधार कार्ड बनाने चले जाओ आप। वो नालायक गवर्नमेंट जो कर्मचारी बैठा हुआ है ना, वो भी रो रो के बनाता है, बनाएगा भी, और फिर भी आपको 8 बजे बैठाए रखेगा, और वो आपका नंबर 12 बजे आएगा, फिर भी कहेगा कि नए कानून छांट देगा, निकाल देगा कि मैं बच्चों का नहीं बनाता हूं, मेरी ड्यूटी यही है, मैं क्या करूं, नेट नहीं चल रहा, फलाना नहीं चल रहा। अरे नालायक, पहले ये मतलब जो भी काम करो कम से कम अपने भाई औजार जो है, अपने जो साधन जो है उनको अच्छे से रखो। ये मैंने खुद देखा है, मैं अपनी खुद की बता रहा हूं ये सब चीजें, मैंने खुद देखा है ये। मैं नहीं गया दादा गंडी, मैंने देखा है। बेचारा एक, मैं गया था अभी डाकघर में, तो मैं तो गुड़िया हुई थी, तो मैं तो वो नहीं होता सुकन्या योजना में, तो पैसे जमा कराने गए थे, तो मैं वहां देखा भाई एक लड़का ही था बेचारा, अपनी वाइफ साथ में, उसके साथ 2 बच्चे थे, एक को गोद में ले रखा था, एक वैसे साथ में था। बेचारे 8 बजे से आए हुए बताए, और मैं वहां शायद पौने 12 बजे गया था। तब मैं देख रहा ये आवाज क्यों हो रही इतनी तेज, मैं देखा तो अभी क्या हो रहा है, देखा तो कि सर हम आना 8 बजे आ गए थे, अब ये मैडम ये कह रहे कि मैं बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना दी। फिर फिर मैं क्यों, कजी कजी वो बना रहे, वो एक सर बनाएंगे और वो सर आए नहीं है, तो फिर वो सर नहीं आया तो कौन बनाएगा, कहे ये कह रहे मैं नहीं बनाऊंगी, अब हम क्या करें, ये दिए हम पहले से ही, और फिर वो नाम और लिखती है वहां पे। फिर मुझे अब कौन बनाएगा, कहे अब हम क्या करें। फिर मैं जब ऐसी स्थिति में होता हूँ ना, सच बताऊं, मैं अपना अपना धैर्य जो है ना, वो फिर मेरे पास नहीं रहता है। फिर मैं उस काम को मैं अपना काम समझ करके मैंने बोला, मगो मैम क्या बात है, कहते आप कौन है। मगो इनका, मैं इस बच्चे का ताऊ हूँ, मगो हमारे ऐसे बोलते हैं, ताऊ हूँ मगो मैं इसका, बड़े पापा जैसे बोलते हैं मगो। फिर किस क्या हुआ, तुम आधार कार्ड बनाओ इनका, जब ये 8 बजे से बैठे हैं, पहले क्यों नहीं मना किया इनको, ये चले जाते बेचारे घर पे, कल आ जाते। मजाक नहीं करा, सच बता रहा हूँ। 15 मिनट तो बोला, 15 मिनट में पूरा डाकघर है ना इकट्ठा हो गया, सर क्या हो गया। तो मैंने बोला मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को सोल्व होनी चाहिए, बनना चाहिए आज, तो फिर भी हो गया। तो इस ज्यादा कुछ नहीं, परंतु छात्रों से भी आज सबसे भी यह अनुरोध है कि नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना, जेपी जगह मुझे नाम के लिए नेता नहीं बनना है, मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूं, मुझे सामने खड़ा करके और कोई हमें डिक्टेट करे पीछे से कि क्या करना है, जयप्रकाश नारायण तुम्हें तो इस नेतृत्व को कल मैं छोड़ देना चाहूंगा, मैं सबकी सलाह लूंगा, तालियां नहीं, बात सुनिए, बात समझिए, सबकी बात सुनूंगा, छात्रों की बात जितना भी ज्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा, जितने उनसे बहस करूंगा, समझूंगा, और अधिक से अधिक उनकी बात मैं स्वीकार करूंगा, आपकी बात स्वीकार करूंगा जनसंघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला मेरा होगा, इस फैसले को इनको मानना होगा और आपको मानना होगा, तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तब यह क्रांति सफल हो सकती है, और नहीं तो आपस के झगड़ों में, बहसों में पता नहीं कि हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा। वो कह रहे हैं कि मैं सबकी सुनूंगा, छात्रों की भी सुनूंगा, बड़े बूढ़ों की भी सुनूंगा, समितियों की सुनूंगा, पंचायतों की, सबकी सुनूंगा मैं, लेकिन आप सबको मेरी बात माननी होगी यदि मैं नेतृत्व करता हूं तो, वरना फिर मैं नेतृत्व नहीं करूंगा, तभी यह क्रांति सफल हो सकती है। नहीं तो फिर आप ऐसे ही क्रांति का जगह जगह करते रहो, जगह जगह भाषण सुनते रहो, तालियां बजाते रहो, आहा हुल्लड़ करते रहो, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और आज भी यही स्थिति है पूरे भारत देश की, बता रहा हूं मैं, कहीं उस समय के विद्यार्थियों में, अपना कॉलेज में किसी भी जगह आप क्यों ना हो, बहुत दिनों से सार्वजनिक जीवन में हूं। 1921 में जनवरी के महीने मैं इसी पटना कॉलेज में आईएससी का विद्यार्थी था, मैं, जयप्रकाश नारायण जी कह रहे हैं, 1921 में। हमारे साथ हमारे निकट के साथी थे, वे सब छात्रवृत्ति पाने वाले थे, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। सब अव्वल दर्जे के थे, यानी कि सब अव्वल, बहुत अच्छे क्रीम थे, पढ़ने में होशियार थे, अव्वल दर्जे के थे उस समय के विद्यार्थियों में। और हम सबने एक साथ गांधी जी के आवाहन आवाहन आहवान होता वैसे, आह्वान पर असहयोग
किया। असहयोग करने के बाद करीब 1.5 वर्ष यूं ही मेरा जीवन बीता, क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था। साइंस का विद्यार्थी था। तो राजेंद्र बाबू के सचिव या मंत्री या मित्र या जो कहिए, मथुरा बाबू उनके जामाता बाबू फूलदेव सहाय वर्मा थे। उनके पास भेज दिया गया कि फूलदेव बाबू के साथ रहो और उनकी लेबोरेटरी में, उनकी प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करो और उनसे कुछ सीखो। मुझे भेज दिया गया वहां पे फूलदेव बाबू के साथ। महामना मदन मोहन मालवीय जी के लिए मेरे हृदय में पूजा का भाव था, मालवीय जी के प्रति, परंतु हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिल होने के लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि सरकारी रुपया, सरकारी एड, मदद विश्वविद्यालय को मिलती थी, स्वतंत्र नहीं था। वह पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था। तो मैं किसी विद्यालय में नहीं गया। बिहार विद्यापीठ में मैंने परीक्षा दी, आईएससी की, पास तो करना ही था, पास कर गया। यानी कि हिंदू कॉलेज में विश्वविद्यालय में जाने का मौका मिला, लेकिन मुझे जाना पसंद नहीं आया, क्योंकि वह पूर्ण रूप से सरकारी, पूर्ण रूप से पूरे स्वतंत्र नहीं थी, पैसा सरकार से आता था, इसलिए मैं नहीं गया। इसलिए मैंने बिहार विद्यापीठ से परीक्षा दी आईएससी की, और मैं पास तो करना था और मैं पास हो गया। उसके बाद बचपन में जब हाई स्कूल में था, मैंने स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने अमेरिका के बारे में। कोई धनी घर का नहीं हूँ, थोड़ी सी खेती, पिताजी नहर विभाग में जिलाधार, बाद में रेवेन्यू असिस्टेंट हुए, नॉन गजेटेड अफसर थे। उनकी हैसियत नहीं थी कि वह मुझे अमेरिका भेजे। तो मैंने सुना कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं। मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना। मुझे आंदोलन तो गिराव पर आ गया है, चढ़ाव पर था, उतर चुका था। इस बीच अमेरिका से कुछ शिक्षा प्राप्त करके आ जाऊं, इसलिए अमेरिका गया 1922 में। आपको याद हो, बताया था मैं 1922 में वहीं मार्क्सवाद समाजवाद की शिक्षा भी ग्रहण की थी। अमेरिका गया। कुछ लोग हैं जो हमारे, पता नहीं कि उन्हें किस नाम से पुकारूं, मुझे आज वर्षों से गालियां देते रहे हैं। कितनी गालियां मुझे दी गई, चूंकि अमेरिका में मैंने पढ़ा, इसलिए मैं अमेरिका का दलाल बना। निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई आर, ये नारे लगा गए। निक्सन को दे दो हार, जयप्रकाश की होगी नार। ऐसे बहुत सारे लोगों ने मुझे गालियां दी, लेकिन मैं किसी को नहीं मान। मुझे पता था कि मैं अपने अंदर ईमानदार हूं और मैं स्वयं सही कर रहा हूं, तो मैं अडिग रहा। वो ऐसे कह रहे हैं। मित्रों, अमेरिका में बागानों में मैंने काम किया। अमेरिका के बागानों में मैंने काम किया है पढ़ाई के लिए। कारखानों में भी काम किया है, लोहे के कारखानों में भी काम किया है। जहां जानवर मारे जाते थे उन कारखानों में भी काम किया है। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाना हम 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे। अब बोलो, फिर भी लोग गाली देते हैं। और रास्ते में हम लोग खा पी लेते, एक कोठड़ी में कई आदमी मिलकर रह लेते थे, रुपया बचा लेते थे, कुछ कपड़े खरीदने, कुछ फीस के लिए, और बाकी हर दिन रविवार को भी छुट्टी नहीं। 1 घंटा रेस्तरां में रहते, होटल में, या बर्तन धोया या वेटर का काम किया, तो शाम को रात का खाना मिल गया, दिन का खाना मिल गया, किराया कहाँ से मकान का हमको आया बराबर। 2-3 लड़के कितने वर्षों तक, 2 चारपाई नहीं थी कमरे में, 1 चारपाई, मैं और कोई न कोई अमेरिकन लड़का रहता था। हम दोनों साथ सोते, एक रजाई हमारी होती। इस गरीबी में मैं पढ़ा। इतवार के दिन या कुछ ओड टाइम, यानी कि जो पढ़ाई के अलावा जो टाइम बचता, यह जो होटल का काम है उसको छोड़ करके जूते साफ करने का काम शू शाइन पार्लर में, उससे ले करके कमोड साफ करने का काम होटलों में करता। कमोड भी साफ किया है, जूते भी साफ किया है, होटलों में बर्तन भी धोए हैं। जहाँ जानवर, वहाँ भी उन कारखानों में काम, लोहे के कारखानों में काम किया है, बागानों में भी काम किया है। जब जाकर के हमारी पढ़ाई हुई थी, वहां जब बीए पास कर लिया, स्कॉलरशिप मिल गई। 3 महीने बाद असिस्टेंट हो गया, डिपार्टमेंट का ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा, तो कुछ आराम से रहा। इस बीच में इन लोगों से पूछे, मेरा इतिहास ये जानते हैं और जानकर भी मुझे गालियां देते हैं। अब इन लोगों को पता है मेरा इतिहास, फिर भी ये मुझे गालियां देते हैं। अमेरिका में विस्कॉन्सिन में मेडिसिन में मैं घोर कम्युनिस्ट था। वह लेनिन का जमाना था, उस समय लेनिन थे 74 में, ओ सॉरी 22 में, 21-22, जहां ट्रास्ट ट्राट ट्राट्सकी ट्राटस्की एक व्यक्ति का नाम का जमाना था। 1924 में लेनिन मरे थे और 1924 में मार्क्सवादी बना
मैं मार्क्सवादी बना था, वो कह रहे हैं। और दावे के साथ कह सकता हूं कि उस समय तक जो भी मार्क्सवाद के ग्रंथ छपे थे अंग्रेजी में, हम लोगों ने पढ़ डाले थे। उस समय जो भी मार्क्सवादी ग्रंथ छपे उन सबको हमने पढ़ डाले थे। रात रात को रोज एक रशियन टेलर था, दर्जी था, उसके यहाँ हमारे क्लास लगते थे। और वहां से जब भारत लौटा, गोर कम्युनिस्ट बनकर लौटा था लेनिन। लेकिन मैं कांग्रेस में दाखिल हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं दाखिल हुआ? मैंने जो लेनिन से सीखा था वह यह सीखा था कि जो गुलाम देश हैं, वहाँ के जो कम्युनिस्ट हैं, उनको हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। इसलिए मैं वहाँ पे दाखिला नहीं लिया कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी में। यद्यपि उस लड़ाई का नेतृत्व जिसको मार्क्सवादी भाषा में बुर्जुआ क्लास कहते हैं, यानी मार्क्सवादी भाषा में जिसको, यानी कि यद्यपि उस लड़ाई का नेतृत्व जिसको मार्क्सवादी भाषा में बुर्जुआ क्लास कहते हैं, उस क्लास के हाथ में हो। इसका अर्थ बताना मुझे क्या होता है, मैंने कल बताया था। हो पूंजीपतियों के हाथ में उसका नेतृत्व हो, फिर भी कम्युनिस्टों को अलग नहीं रखना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। यार मार्क्सवाद बनना ऐसे नहीं है कि बस अपना अपना बनता बाहर में जाए जनता, नहीं भाई। मार्क्स, कार्ल मार्क्स, जिन्होंने दो भागों में बांटा था अपने साहित्य को, अपने इतिहास को, शोषित और शोषक, और उन्हीं के बारे में इन्होंने सीखा। और लेनिन से जो सीखा था वो यही सीखा था कि कभी भी उनको कम्युनिस्ट पार्टी में जो भी नेता है उनको नेतृत्व करना चाहिए, और वो नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं गया। पहली बात जो मैंने नोट की कि आपसे कहने के लिए कि इस सरकार के बारे में है, आज से 3 दिन हुए गफूर साहब मिलने आए थे, बहुत प्रेम से मिले। उसके 2 दिन बाद चंद्रशेखर बाबू मिलने आए, बहुत प्रेम से मिले। लेकिन प्रधानमंत्री से ले करके दीक्षित जी से नीचे सब लोग मुझे डेमोक्रेसी का सबक सिखाते, सब मुझे डेमोक्रेसी का सबक सिखाते ये लोग। इनमें से किसी को कोई अधिकार नहीं है कि जयप्रकाश को लोकतंत्र की शिक्षा दें, लेकिन वे जयप्रकाश नारायण को शिक्षा देने की हिम्मत करते हैं। और इनकी हरकत देखिए, शांति में प्रदर्शन, शांति में जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे हैं। प्रदेश के कोने कोने से छात्र आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, मध्यम वर्ग के लोग आ रहे हैं, कहीं पैदल आ रहे हैं, कुछ बस में आ रहे हैं, कहीं रेलों से आ रहे हैं, कोई ट्रक भाड़े पर ले करके डीजल अपना खरीद करके ये ले करके आ रहे हैं। जहां तहां रोका इनको, लड़कों को पीटा, गिरफ्तार किया, अनायास ही, बिना किसी कारण के, कोई कारण नहीं। और यहाँ हमसे आकर के सब मीठी मीठी बातें करते हैं। इन्होंने जिद की इस रास्ते में जुलूस नहीं जाएगा, हमने इसमें यह खतरा है, वह खतरा है। मतलब सब डेमोक्रेसी की बातें सिखाते हैं। कोई बेचारा कहीं से आ रहा है, बस बिना किसी कारण को पीट रहे हैं, जेलों में ठूंस रहे हैं, बस सब यही सिखाते, मीठी मीठी बातें करते, कोई काम कुछ करना नहीं चाहता भाई। पूरा सब जगह यही हाल है, आज भी ऐसा ही है। मुझे कोई खतरा दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि शायद जेल तोड़ने की कोशिश हो और शायद उन्हें गोली चलानी पड़े, तो मैंने कहा इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूं। गोली चलानी पड़े तो इससे मैं क्यों लूं भाई? आंदोलन हमारा किसी दूसरे उद्देश्य से हो रहा है, बीच में यह डाइवर्जन हो जाए, मतलब हमारा उद्देश्य अलग है, बीच में यदि डाइवर्ट हो जाता है तो गोली चलानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसका नेतृत्व तो नहीं करूंगा। रास्ता ही भटक जाएं हम लोग, यह नहीं चाहते। तो चलिए, तो आप जो आप कहते हैं वही मान लेता हूं। तो ये बिगड़े भी होंगे, छात्र लोग। उधर से जाना था, आप इधर से क्यों आए? हालांकि वे उन लड़कों को ले आए और एक दूसरी बिल्डिंग में खड़ा करके, जो लड़के हमारी छात्र संघर्ष समिति के वहां जेल में हैं, उनको जुलूस दिखाने के लिए ले आए। मैं नहीं जानता हूं कि अंग्रेजी सरकार के जमाने में इस प्रकार का व्यवहार भी कभी हुआ हो। लोग रेलों से उतार दिए गए, बसों से उतार दिए गए, टिकट था उनके पास, बेटिकट लोग थे, उनको उतार दिया अलग। मुजफ्फरपुर की रिपोर्ट आपने अखबारों में पढ़ी होगी, सारे डिवीजन में क्या क्या नहीं हुआ। शर्म नहीं आती इन लोगों को? डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ये डेमोक्रेसी जनतंत्र की बात करते हैं, नालायक हैं। जिनकी पार्टी टिकट में सबको उतार दे, बेटी टिकट उतार उनको अलग की बात है। मुजफ्फरपुर में क्या हुआ तुमने अखबार में पढ़ा होगा। मतलब इतना गंदा माहौल था उस समय, और आज भी ऐसा ही है भाई। आज थोड़ा बहुत बदल गया, बात अलग है। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता को अधिकार नहीं है कि जहां भी चाहे शांतिपूर्ण सभाएं करें अपनी।
जहां भी चाहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे वे। राज्यपाल के यहाँ जाना हुआ तो लाखों की तादाद में जाएं, असेंबली के सामने जाएं तो उनको पूरा अधिकार है। हिंसा करे कोई तो दूसरी बात है। हमसे मिलने आए पुलिस के एक उच्च अधिकारी ने कहा, बड़े उच्च अधिकारी ने कहा, नाम लेना यहां ठीक नहीं होगा कि मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना। किसी भी बड़े अधिकारी का नाम लिया तो ठीक नहीं होगा। मैंने ऐसा सुना दीक्षित जी के मुंह से कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। जब जयप्रकाश नारायण के बारे में ऐसा आप सोचते हैं तो जयप्रकाश नारायण के लिए यह सारा क्यों होता है? तो उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन और यह सभा होने वाली है। क्यों लोगों को रोकते हैं आप? जनता से घबराते हैं आप? हैं? जनता के आप प्रतिनिधि हैं। किसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं आप? आपकी हिम्मत की लोगों को पटना आने से रोक ले? उनकी राजधानी है, आपकी राजधानी है, यह पुलिस वालों का देश है, यह जनता का देश है। डूब जाना चाहिए इन लोगों को ऐसी नीचता का व्यवहार करना। बस सच में यार सुपर्ब, जयप्रकाश नारायण जी के विचार सुपर्ब थे। मतलब एक आम आदमी को क्या क्या मुसीबत हो सकती है, ये सब बातें इन्होंने इस संपूर्ण क्रांति की भाषण में इन्होंने लिखा है। बहुत कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, सुन लो शांति से। मैं कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन यह नीचता का व्यवहार है। अगर कोई, अरे भाई बिहार कौन नहीं आ सकता? आ सकता, अपनी राजधानी है भाई, क्यों नहीं आ सकते? आ सकते, लेकिन फिर भी उनको रोक दिया गया। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांति में कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, उन पर गोलियां चलाते हैं। यह डेमोक्रेसी है, इसे बदलना चाहती है जनता। जयप्रकाश नारायण छात्र युवक, क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश में आज उठेगा उसका नेता युवक रहेगा, छात्र रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है हमको। भाई डेमोक्रेसी जब बात उठेगी तो नेता होगा वह एक छात्र होगा, एक युवा होगा। बस मैं यही चाहता हूं, क्योंकि एक छात्र को पता है कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि वही एक इस देश का एक अच्छा नागरिक बन सकता है और लोगों को बना सकता है। मित्रों, एक बात तो यह कहनी थी, मैं जानता हूं कि डॉक्टर रहमान यहां बैठे होंगे तो वे कुछ चिंता में पड़े होंगे कि इस जोर से बोलने का असर मेरे हृदय पर बुरा होगा। मैं भी समझता हूं, अब जरा अपने को बांध के बोलूंगा। उनका डॉक्टर रहमान था कि वो बीमार तो थे, उन्होंने बोला मेरे हृदय को इतने जोर से मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा असर पड़ेगा, लेकिन मैं क्या करूं, अब मैं थोड़ा अपने शब्दों को बांध कर धीरे बोलूंगा। अभी हाल में मैं वेलोर था, मद्रास जाते समय, मद्रास रुके थे ना, अस्पताल जा रहे जब, तो हमारे परम मित्र स्नेही उमा शंकर जोशी, उमा शंकर जो दीक्षित पटना आए थे, उन्होंने मेरे संबंध में कुछ अच्छी बातें कही, साथ साथ कई प्रश्न उन्होंने उठाए। मेरा उनका बहुत पुराना संबंध था उमा शंकर जी के साथ में। 1932-33 का आंदोलन जो चला था उसमें वह अंडरग्राउंड बंबई में वह रहते ही थे, अंडरग्राउंड नेता थे। और सदानंद जी ने जो फ्री प्रेस के मालिक भी थे उसकी स्थापना की थी। उन्होंने उनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा था। मुझे भी कोई बड़ी पदवी दी थी, पर मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूंगा। उस समय दीक्षित जी से हमारा परिचय और हमारी घनिष्ठता मित्रता हुई, और अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता होती है वह ठोस होती है। चाहे हम कहीं रहें, वह कहीं रहे, ठोस रहती है। उसके बाद हम एक दूसरे के मित्र आज तक बने हुए हैं। दीक्षित जी और हम अंडरग्राउंड दोस्ती थी और आज तक वह दोस्ती बनी हुई है। कुछ ऐसे मित्र हैं जिनके भाव अच्छे हैं, हमारे पुराने मित्र जो सोशलिस्ट पार्टी में थे या जो नहीं भी थे, चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी कुछ मेल मिलाप हो। तो मित्रों, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वे इंदिरा जी हो या कोई और हो, किसी से उनका झगड़ा नहीं है। बस मैं तो एक ये बेरोजगारी, ये जो शांति में आंदोलन करने पर लाठियां चलाना, देखो लोग डेमोक्रेसी की बातें करना लेकिन करते नहीं थे, बस ये मेरी लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं है, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। हमें तो नीतियों से झगड़ा है, आपकी योजनाओं से, नीतियों से झगड़ा, आपके विचारों से झगड़ा है, कि सिद्धांतों से झगड़ा है, आपके कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होंगी, जो सिद्धांत प्रिंसिपल्स गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वह कोई भी करे, मैं विरोध करूंगा।
चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे वो कोई भी हो, XYZ। अपनी अक्ल के मुताबिक हम लोग इनकी तरह नौजवान थे उस जमाने में, लेकिन यह जरूरत होती थी हम लोगों की कि बापू के सामने हम कहते थे कि हम नहीं मानते हैं बापू यह बात। और बापू में इतनी महत्ता थी, बापू में इतनी महत्ता थी, महानता थी कि इतनी महानता थी कि बुरा नहीं मानते, फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाना चाहते थे, समझाते थे। तो उनकी भी आलोचना की है मैंने। उस जमाने में तो मैं घोर मार्क्सवादी था, बाद में लोकतांत्रिक समाजवादी बना हूं। महात्मा गांधी जी भी कोई विचार कर रखते थे, कोई मुझे लगता है ये गलत है तो मैं बोल देता था, लेकिन फिर भी वो मुझे प्रेम से समझाते थे। और फिर भी यदि मेरे को अच्छी नहीं लगती तो मैं उनका विरोध भी करता था। अब तुम देख लो, मैं तो सबका विरोध कर सकता हूँ, मैं तो नीतियों का विरोध करता हूँ, सिद्धांतों का विरोध करता हूँ, आपके प्रिंसिपल जो भी आपने बनाए, आपके कार्य थे उनका विरोध करता हूँ। तो अगर कोई बनाए फिर मैं करूंगा उसका विरोध, सीधी सी बात। किंतु बापू की मृत्यु के बाद कई वर्षों के बाद 1954 में मैं सर्वोदय में आया, गया बिहार में, सर्वोदय में आ गया, गया बिहार में। जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, एक बड़े भाई थे, मैं उनको भाई कहता था, JLN को, जवाहरलाल नेहरू जी को, JLN जी को। उनका बड़ा स्नेह था, प्रेम था हमारे ऊपर, पता नहीं क्यों मुझे वह मानते थे, बहुत मानते थे मुझे। मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था, लेकिन उनकी कटु आलोचना करता था, उनकी कठोर आलोचना भी की है मैंने। उनमें भी बड़प्पन था। अक्सर तो उन्होंने हमारी आलोचनाओं का बुरा नहीं माना, लेकिन पटना फायरिंग पर जो मैंने बयान दिया था, मैं मानता हूं कि बहुत सख्त भाषा का मैंने प्रयोग किया पटना में। उस पर बहुत नाराज हुए थे जवाहरलाल नेहरू जी। लाल बहादुर जी ने कश्मीर के मामले में कुछ किया उन्होंने, मैंने उनकी भी आलोचना की थी, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी। उनको तार भी दिया, यह बहुत गलत काम आपने किया है, इससे कश्मीर के सवाल को हल करने में आपको दिक्कत होगी। थोड़े ही दिनों में, 18 महीनों में वह चल बसे, देश का दुर्भाग्य है। यानी मैंने तो भाई बेबस गोलियां चली, इसलिए मैं जवाहरलाल नेहरू जी का विचारों का खंडन किया, कठोर आलोचना की। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी गलत किया, उनको भी मैंने पत्र लिखा, आपने गलत किया है, लेकिन 18 वर्षों बाद, 18 महीनों बाद वो चल बसे, ये देश का दुर्भाग्य था। इंदिरा जी से जो मेरे मतभेद हैं, वे जवाहरलाल नेहरू जी के साथ जो मतभेद थे उनसे कहीं ज्यादा गंभीर और सीरियस थे। जवाहरलाल जी से पर राष्ट्र, यानी दूसरे राष्ट्र से, देख लेना भाई इसको एक बार, नीतियों के संबंध में स्वयं राष्ट्र के संबंध में अधिक उनसे हमारा मतभेद नहीं था। तिब्बत के मामले में मतभेद था, तिब्बत के मामले में मतभेद था, चीन के मामले में मतभेद था, हंगरी के मामले में मतभेद था जवाहरलाल नेहरू से। और मैं कोई गर्व नहीं करता हूं, घमंड नहीं कर रहा हूं, मैंने उस समय जो आलोचना की हंगरी के मामले में, जो कुछ कहा, जवाहरलाल जी को बाद में मानना पड़ा, और मानना ही पड़ा था उनको। तिब्बत के बारे में मेरी बात तो नहीं मानी उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, लेकिन जब चीन ने उनको धोखा दिया तो उस धोखे के कारण उनके हृदय को ऐसी चोट लगी कि 2 बरस में चल गए। भाई अंग्रेजी के मामले में तो उन्होंने मान लिया मेरी बातें, लेकिन तिब्बत के मामले में उन्होंने नहीं माना। लेकिन जब उन्होंने, चीन ने धोखा दिया तो 2 वर्ष के बाद में ही चल पड़े, उनकी उनकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। संभल नहीं सके, ऐसा घाव लगा जब चीन ने आक्रमण कर दिया। वह कभी उम्मीद नहीं करते थे, आशा नहीं करते थे कि चीन ऐसा करेगा। थोड़ी इनकी भी गलती थी, तो पर राष्ट्र, यानी दूसरे राष्ट्र, पर राष्ट्र बताइए, पर राष्ट्र, दूसरे राष्ट्र नीतियों के संबंध में मतभेद था उनसे, अंतर्देशीय प्रश्नों में नहीं थे उतना मतभेद। कहने का मतलब क्या है, उनकी जो नीति देखो, वो साफ साफ कहते हैं, कोई भी इंसान हो, कोई भी नेता हो, कोई भी शासक हो, जिनके, मेरा दुश्मनी किसी से नहीं है, मेरा उनके विचारों से, उनके मतभेद से, उनके कार्यों से, उनकी नीतियों से, सिद्धांतों, प्रिंसिपल, इनसे मेरा दुश्मनी थी। उनकी मैं कठोर आलोचना भी करता हूँ, चाहे कोई भी XYZ कोई भी हो वो। अब एक बात ले लीजिए जिसके चलते बहुत ज्यादा करप्शन राजनीति में आया, भ्रष्टाचार, वह क्या है, इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा। करोड़ों रुपए वे चुनाव पर खर्च करेंगे, एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे, समाजवाद का नारा लगाएंगे, और यह सब रुपया ब्लैक मार्केटिंग लोगों से आप इकट्ठा करेंगे, अनअकाउंटेड मनी, करोड़ों रुपये जिनका कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं है। एक बात बताऊं मैं, चुनाव में बड़ी गड़फड़ा होती है। आप सब जगह फिंगरप्रिंट मांगते हैं, तो चुनाव में फिंगरप्रिंट कर दो ना,
कभी होगा, लेकिन सरकार कभी नहीं करेगी, चाहे कोई सी भी सरकार क्यों ना हो, कोई सी भी सरकार नहीं करेगी, ध्यान रखना। आज से नहीं, बरसों से मैं पुकार रहा हूं कि भाई इस चुनाव की पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए, चुनाव का खर्च कम करना चाहिए। अगर चाहते हैं आप कि गरीब उम्मीदवार खड़ा हो सके, मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके, किसान उम्मीदवार खड़ा हो सके, गरीब पार्टी जो गरीब की पार्टी है वह अपने उम्मीदवार खड़ा कर सके, सुनता है कोई? कोई नहीं सुनता। मैं कह रहा हूं चुनाव खर्चा कम कर दीजिए, कोई भी इंसान आम आदमी खड़ा हो जाए तो लोगों की समस्याओं भी समझे, पर नहीं। प्रेस रिपोर्टों से पता चलता है कि इस आंदोलन के द्वारा मैं दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूं, दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूं। दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीति सिद्धांत है और उस विचार का प्रचार पिछले वर्षों में मैं करता रहा हूं और ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सके इसका प्रयत्न भी करता रहा हूं। परंतु वर्तमान आंदोलन के संदर्भ में मैंने दल विहीन लोकतंत्र का जिक्र कतई नहीं किया। फिर भी मेरे पुराने विचार को लेकर जनता में, विशेषकर बुद्धिजीवियों में, जो समझदार चतुर चालाक अपने आप में, काफी भ्रम फैलाया गया है मेरे प्रति। केवल अपने कम्युनिस्ट भाइयों के भ्रामक प्रचार की सफाई के लिए इतना ही कहूंगा कि दल विहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद और तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है। दल विहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से एक है। यद्यपि वह उद्देश्य दूर का है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता रहेगा, हानि होती रहेगी और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम हो जाएगी, स्टेटलेस सोसाइटी कायम हो जाएगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और वह लोकतंत्र निश्चय ही दलविहीन भी होगा। सीधी सी बात है। जब स्टेटलेस सोसाइटी शासन मुक्त समाज बनता जाता है तो वह शायद ही दलयुक्त होगा, दलविहीन तो होगा, सीधी सी बात है। आश्चर्य है कि कम्युनिस्ट बंधुओं को अपने इस मूल सिद्धांत का विस्मरण हो गया होगा, यानी वो भूल गए होंगे या उनको याद तक नहीं है। जहां तक वर्तमान आंदोलन का प्रश्न है, मेरी या अन्य किसी की, न छात्रों की, न विपक्षी राजनीति दलों की, न सर्वोदय सेवकों की, यह कल्पना है कि इसमें से दल विहीन लोकतंत्र पैदा हो, विधानसभा का विघटन हो जाएगा तो 6 महीने या वर्ष भर में फिर चुनाव होंगे जो वर्तमान कानून या चुनाव प्रणाली के अनुसार ही होंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, सबसे बड़ा फंडा है कि चुनाव में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। विधानसभा के विघटन से संभावना तो यही है कि वर्तमान कानून तथा नियम आदि के अंतर्गत ही पुनर्निर्वाचन होगा दोबारा से। इसलिए प्रश्न उठता है, जैसा कि पिछले सप्ताह में कई बार उठा भी है, पिछले सप्ताह में बहुत बार उठा भी पुनर्निर्वाचन के लिए, कि उस हालात में विधानसभा के विघटन से क्या लाभ होगा। विधानसभा विघटन करने से लाभ भी क्या होगा? लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं होगा। मुझे खेद है, मुझे दुख है इस बात का कि इसका उत्तर पिछले दिनों में मैंने बार बार दिया, पर उसको समझने की कोशिश थोड़े ही लोगों ने की, थोड़े लोगों ने उसे व्यवहार में अमल किया है, व्यवहार में अपनाया है। इसलिए बार बार मुझसे यह सवाल होता है कि जयप्रकाश नारायण वर्तमान चुनाव पद्धति और विधानसभा के चुनाव का कौन सा विकल्प पेश कर रहे हैं। मेरा अपना विकल्प चूंकि नए ढंग का है, जो घिसे पिटे राजनीतिक चिंतन से अलग है। अब लोगों को दुख तो होगा ऐसे बात करेंगे तो, इसलिए वो चुपते हैं, इसलिए वह लोगों की समझ में नहीं आता है। अगर मैं यह कह दूं कि मेरा विकल्प यह है कि मैं इस आंदोलन और संघर्ष में से एक नई पार्टी का निर्माण करूंगा, तो सब लोग मेरी बात आसानी से समझ लेंगे और उसके बाद मेरी आलोचना शुरू हो जाएगी और यह आदमी केवल अपनी सत्ता के लिए छात्रों और जनता के आंदोलन का दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन जब मैं कोई नई बात कहता हूं तो उसका समझने की कोशिश कम होती है या होती ही नहीं है। मेरे विचारों से, मेरे बातों से सबको दुख होता है, लेकिन अमल कोई ही नहीं करता। यदि कर ले, क्या तो कोई सुनता नहीं है, सुनता तो कोई 2-4 लोग सुनते हैं या फिर वो भी उसे अनसुना कर देते हैं। तो क्या है मेरा कहना, संक्षेप में कहूं, संक्षेप में छोटी सी रूप में कहूं कि आज की परिस्थिति में आम जनता को, आम मतदाता को केवल इतना ही अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान करे, परंतु मतदान प्रक्रिया न तो स्वच्छ और
स्वतंत्र होती है, नए उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ होता है, और नए चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पर उनका कोई अंकुश ही रहता है। और मैं इन दोनों कमियों को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। बात तो सही है, चुनाव के बाद कोई किसी की नहीं सुनता, चुनाव से पहले कुछ होना है तो उस समय खर्चा बहुत ज्यादा होता है, आम आदमी खड़ा नहीं हो सकता है। और मैं चाहता हूँ आम आदमी, और जिसमें युवा वर्ग होना बहुत जरूरी है। अपना देश पिछड़ रहा है भाई, इसलिए इसलिए बावजूद इसके बावजूद भी इसलिए बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की, इसलिए भी कि हमने फिर भी लोकतंत्र की स्थापना की, हमारा देश पिछड़ा है फिर भी हम लोकतंत्र की स्थापना की। विकसित देशों की लोकतांत्रिक समाज में जो प्रति प्रभावी शक्तियां, यानी परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने वाली शक्तियां होती हैं, जनमत का जो प्रबल प्रभाव प्रतिनिधियों पर निरंतर पड़ता है, जो स्वतंत्र और साहसी प्रेस पत्र पत्रिकाओं के रोल होते हैं, भूमिकाएं होती हैं, शिक्षित समुदाय का जो वैचारिक और नैतिक असर होता है, इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का, यानी जनता और शासन के बीच संरचना का यहाँ नितांत अभाव पड़ा हुआ है। मतलब जिसका जो रोल जहां होना चाहिए वो उनका रोल है ही नहीं। क्या तो उन लोगों को दबा दिया जाता है, क्या उनको डरा दिया जाता है? इनका हमेशा अभाव रहा है, आज भी है। ऐसी स्थिति में हमारा लोकतंत्र केवल नाम मात्र का रह जाता है। इस पूरी अंतरिम संरचना का, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तो एक दिन में नहीं हो सकता, परंतु उसके अभाव में आम जनता या मतदाता मतदान के सिवा कोई भी पार्ट अदा नहीं कर सकता, जिसके परिणाम स्वरूप मंत्री तथा विधायक निरंकुश और स्वच्छंद हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हो तो, और जनता का किसी प्रकार का अंकुश उन पर नहीं रहता, और जनता कुछ कर नहीं सकती वोट के बाद में, सिवा इस भय के कि अगले चुनाव में जनता यदि चाहे तो उनको वोट नहीं दे, परंतु यह भय भी रुपया, जाति, बल प्रयोग, मिथ्याचरण आदि के कारण निष्प्रभ। एक गरीब के पास कुछ भी नहीं है वोट देने के बाद में, फिर भी वो डरता है कि ये बेचारा कुछ भी, ये नालायक कुछ भी कर सकता है, और अगले चुनाव में फिर मैं इसे वोट नहीं दूंगा तो मेरे परिवार को भी, और ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, वो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता। सीधी सी बात है, भ्रष्टाचार है वो रहेगा ऐसे ही। अब चूंकि प्रदेश के छात्र, युवक और सर्वसाधारण जनता जागृत हो गई है, अब सब जागृत है थोड़े, वह आगे बढ़ रही है और कुछ नया चाहती है, वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन चाहती है। अतः इस परिस्थिति का लाभ उठाकर मैं चाहूंगा कि आज जो असंगठित जनता है उसमें ऐसी शक्ति आ जाए कि वह सही आदमी का चुनाव करे, तथा चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों के आचरण पर यथासंभव अंकुश रख सके। जो भी प्रतिनिधि खड़ा किया है उस पर अंकुश रख सके, वो गलत कार्य न करे, केवल सही सही कार्य करे। इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव है। एक तो यह है कि आपको सुझाव दे रहे हो कि यह सुझाव, जब विधानसभा गलत चुनाव हो तो हमारी छात्र संघर्ष और जन संघर्ष समितियां मिल करके आम राय से अपना उम्मीदवार खड़ा करें। सभी समितियां मिल करके, कौन कौन सी? छात्र संघर्ष और जन संघर्ष, लोगों की और छात्रों की, एक इकट्ठा करके एक आदमी, इकट्ठा होकर के एक आदमी उम्मीदवार खड़ा करे, अथवा जो उम्मीदवार खड़ा किए जाए उनमें से किसी को मान्य करें। यदि इन समितियों के बीच आम राय नहीं होती तो हम कोई ऐसा रास्ता बनाएंगे जिससे आपस में फूट हुए बगैर, बिना लड़ाई के बगैर, ये समितियां अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकेंगी या किसी एक उम्मीदवार को अपना मान्यता दे सकेंगी। इस प्रकार के चुनाव में जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा, यानी जनता और छात्रों की संघर्ष समितियां उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल, भूमिका निभाएगी। भाई सीधी सी बात, छात्र होंगे और लोग होंगे तो एक अच्छा नेता खड़ा कर सकते हैं और उस पर अंकुश भी लगा सकते हैं वो। दूसरी बात यह है कि जो भी उम्मीदवार अमुक चुनाव, यानी फलाने फलाने चुनाव, कोई भी चुनाव हो सकता है, क्षेत्र जीतेगा, उसके भावी कार्यक्रमों पर कड़ी निगरानी रखने का काम भी ये संघर्ष समितियां करेंगी। और जिस उम्मीदवार खड़ा करेंगे ये छात्र संघर्ष समितियां, जन संघर्ष समितियां, ये इन पर थोड़ा निगरानी भी करेंगी, गलत कार्य तो नहीं कर रही है। और अगर उस क्षेत्र का प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ता है तो उसको इस्तीफा देने को बाध्य भी कर सकती है। इस प्रकार से जनता का अंकुश इन लोगों के ऊपर होगा और आज की तरह उच्छृंखल, आज की तरह निरंकुश और स्वच्छंद वे नहीं रह पाएंगे। मतलब वो सभी, मतलब पहले लिखवा लेना चाहिए, सीधी सी बात है। इस सिलसिले में एक और बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो संघर्ष समितियां छात्रों की या जनता की बन गई या बन रही है, उनका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा। और इस प्रकार से इन समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। गांव में छोटे अफसरों या कर्मचारियों की, चाहे वे पुलिस के हों या अन्य किसी प्रकार के, जो घूसखोरी चलती है उसके खिलाफ जो संघर्ष रहेगा ही, साथ साथ जिन जिन बड़े किसानों ने बेनामी या फर्जी बंदोबस्तियां की हैं, बंदोबस्त जिसे कहते हैं ना, उनका भी विरोध ये समितियां करेंगी और उनको दुरुस्त, दूर करने के लिए संघर्ष करेंगी।
गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं, मेरी कल्पना है कि ये समितियां उन पर अन्याय को भी रोकेंगे। कहने का मतलब क्या है, छात्र समिति, जनसंघ समिति मिलकर के यदि किसी नेता को खड़ा करती वो जीत जाता है किसी भी क्षेत्र, किसी भी चुनाव में, तो वो फिर थोड़ा इन पर रोक लगा सकते हैं इन चीजों पर। इस प्रकार जनता की और छात्रों की ये निर्दलीय संघर्ष समितियां स्थायी रूप से कायम रहेंगी, केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं छात्र संघर्ष समिति और जन संघर्ष समिति मिलकर के। उनका मतलब, यदि मैं पूरा पाठ का एक निचोड़ निकालूं ना, सीधा सा मुद्दा आता है चुनाव, और चुनाव का एक अच्छा उम्मीदवार हो आपका, तो मुझे नहीं लगता कि इस भाषण का सही रास्ता होगा। यही है। अब देखो कुछ सवाल है, प्रश्नोत्तर देखो। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पर स्वीकार किया जाए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा है क्वेश्चन। नेक्स्ट आंसर लिख दिया मैंने, फालतू का लिखने की आवश्यकता नहीं, वही इतना ही लिख लिया देना। जयप्रकाश नारायण छात्र जीवन अमेरिका प्रवास का परिचय थे। इस अवधि में कौन सी बातें आपको प्रभावित करती हैं? लिख देना, छोटी छोटी बातें ये। जयप्रकाश कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? वेरी गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेनिन के विचार के अकॉर्डिंग नहीं था ये सब चीजें। बापू नेहरू किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने भाषण में किया? ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी जी की हाँ सहमत हैं? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद किस प्रकार संबंध है? संघर्ष समिति में जयप्रकाश की क्या अपेक्षाएं हैं? बेटा इनका देखो आपको आंसर लिखने की आवश्यकता नहीं, मैंने लिख दिया है, ठीक है। दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ? आ सकता है। संपूर्ण क्रांति का पाठ का सारांश लिखिए, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है। ये तो मैंने बस आपको इसलिए दे रखा है ये ऐसे कि बस आप लोग ऐसे ना लिखें, मैंने समझाने के लिए लिखा है। जैसे मैंने समझा पॉइंट टू पॉइंट वैसे आपको मास्टर। पहला सवाल है, जल्दी से बताओ। जयप्रकाश ने जब वेलोर अस्पताल जा रहे थे तो वे कहाँ रुके? मद्रास, कोलकाता, मास्टर नगर, चेन्नई, कहाँ रुके? अब ये छोटे छोटे सवाल है। अब बताओ इसमें मैं 30 सेकंड दूं मैं आप लोग, तो कहाँ रुके थे? मद्रास। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो आपको सबको पता है, जेपी नारायण जी ने। जयप्रकाश नारायण भारत रत्न पुरस्कार कब मिला? ये सवाल बड़ा गजब का है, कब मिला बताओ? मैं कमेंट ऑन करता हूँ एक बार, अभी रुक जाओ, कमेंट ऑन करता हूँ मैं, क्योंकि पोल राहत इकबाल बहुत अच्छा है बेटा, बहुत ऐसे सवाल है ही नहीं, बड़ा गजब का सवाल है भारत रत्न का। निकित, राहत इकबाल बहुत अच्छा है बेटा, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है। तो मैं कमेंट ऑन करता हूँ, फालतू कमेंट मत करना प्लीज। कब मिला बता सकते हैं मुझे? भारत रत्न पुरस्कार कब मिला? वेरी गुड, 1998। सुपर, थैंक यू सो मच। राजा बाबू गलत है बेटा। संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश जी ने किस स्थान पर दिया? साबरमती, गांधी चौक, रमना मैदान, गांधी मैदान, पटना, कहाँ दिया बताओ? वेरी गुड, गांधी मैदान, पटना। छात्र संघर्ष समिति गठन किस लिए हुआ? छात्रों के अनुशासन के लिए, छात्रों की गरीबी को दूर करने के लिए, छात्रों से अच्छे नेता की प्राप्ति के लिए, छात्रों द्वारा सत्ता में भ्रष्टाचार और अशांति दूर करने हेतु। बताओ, अच्छा सवाल है। वेरी गुड, शाबाश। छात्रों द्वारा सत्ता में भ्रष्टाचार और अशांति दूर करने के लिए। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे? रामनाथ गोयनका जी, राइट। आईएससी की परीक्षा जयप्रकाश जी ने कहां से की? पटना, अरे नहीं, बिहार, बिहार, बिहार विद्यापीठ से। पटना नहीं, बिहार विद्यापीठ से। लेनिन की मृत्यु कब हुई? आहा, कोई बता सकता है मुझे लेनिन की मृत्यु कब हुई? कोई भी बता दो, मान जाऊंगा मैं। 22 में गए अमेरिका, याद है या नहीं? याद होगा, फिर उन्होंने बताया था 24 में मृत्यु हो गई थी। लोकनायक किसे कहा जाता है? जेपी नारायण जी को। गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है, कहा गया है प्रगति और समाज में, बातचीत में, ऐसा संपूर्ण कराते में। अपना देश पिछड़ा हुआ है, बावजूद इसके हमने लोकतंत्र की स्थापना, यह कथन कहाँ का है? संपूर्ण क्रांति का है। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, इनमें तो आपने पढ़ा है।
छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया, कब किया? 74 में, 74 का तो था ये भाषण। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? ये थोड़ा सा अटपटा आ गया, 59 नहीं 52, सॉरी 52। तो ये था आज का आपका। अब समरी की मैं बात करूं तो बस मैं तो ये कहूंगा कि सबसे अच्छा मुद्दा चुनाव का आता है इसमें, और एक महात्मा गांधी जी और JLN जवाहरलाल नेहरू जी, और दूसरा दिनकर जी और बेनीपुरी जी, बेनीपुरी जी। और तो मुझे और एक वो याद रखना है, छात्र संघर्ष समिति और जन संघर्ष समिति मिलकर के एक उम्मीदवार खड़ा करने की, जिस पर हमें लगाम लगा सकते हैं। PDF की बात करें तो कम से कम 2 बार और रीड करना इसको। उसके बाद मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस बताए थे उनको जरूर पढ़ना, ठीक है। और कल वाला चैप्टर कल वाला जो क्लास थी ना बड़ा महत्वपूर्ण थी, वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये थी आज की क्लास आप लोगों की, कैसी लगी?